बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये जब DGISI थे और इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने कोशिश की कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने ओहदे को बचाने के लिए। तो इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बताया, वो चैनल जुल्फ़ी बुखारी साहब थे। कि जुल्फ़ी बुखारी साहब को रब्ता किया और रब्ता करके कहा जी मुलाकात करवा दें बुशरा बीबी से मेरी, और बुशरा बीबी ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि यही वजह है कि आसिम मुनीर बुशरा बीबी पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं या उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब ये जो मामला था, ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैंने जुल्फ़ी बुखारी साहब से रब्ता किया और कोशिश की कि उनसे पता करूं। तो मेरा उनसे रब्ता हो गया, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हेयरिंग है जो वहाँ पे हुई अमेरिका में। और उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये टॉम लेटस ह्यूमन राइट कमीशन है अमेरिका में, कांग्रेस में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन है। इसी कमीशन में जब हेयरिंग हुई थी अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से, तो फौरी तौर पे अहमद नूरानी के भाइयों को ISI ने रिलीज़ कर दिया था। और बाद में ये कहानी बनाई गई थी कि कच्चे के डाकू इन्हें उठाकर ले गए थे और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होकर आ गए, या पुलिस वहाँ पे चली गई, या कुछ इस तरह बाजियाब हो गए। तो ये कहानी थी। अच्छा जी, अब ये इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बिल्कुल कन्फर्म किया जी, और इन्होंने कहा कि तब हमारे राब्ते हुआ करते थे आसिम मुनीर साहब से, ये DGISI थे, हुकूमत के साथ ये रब्ता कर सकते थे। और DGISI ने उस वक्त बुशरा बीबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया था। यह बुशरा बीबी उस वक्त नहीं मिली थी, उस वक्त के DGISI जब इनको ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था आसिम मुनीर साहब से। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब मिलना चाहते थे बुशरा बीबी को करप्शन के मामलात में, कोई इंक्वायरी कर रहे थे वो। तो एक तो DGISI ने करप्शन में क्या इंक्वायरी कर दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों से। और दूसरा, क्या वो ये चाह रहे थे कि वो जाएं और जाके बुशरा बीबी से तहकीकात करें खातून अव्वल से? तो ये कोई बातें ना, कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहानी सुनाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो जनाब ने कोई करप्शन पकड़ ली थी बुशरा बीबी की, फराह खान की और उस्मान बुज़दार की, और इन्होंने कहा था कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो इस गुस्से में इमरान खान ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। ये अब जो कहानी मार्केट में फ्लोट की गई आज से 2-2.5 साल पहले, वो ये है। हालांकि इससे पहले किसी को इस कहानी का पता भी नहीं था, कोई अलिफ बे भी नहीं थी इस कहानी की, लेकिन अचानक से ये कहानी मार्केट में फ्लोट की गई कि ये जनाब हुआ था। देखिए, अब वही आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये हुकूमत भी उनके कदमों में बैठी हुई है। तो जो चाहे वो करें। कल वो अहमद वली खान ने ठीक बात की ना कि मौजें तो सारी जो हैं वो इधर हैं और इनको तो कोई छेड़ नहीं सकता। तो ताकत तो सारी जनाब, ताकत का जो मंबा है वो तो आर्मी चीफ हाउस है, इस वक्त उनके पास है ताकत, GHQ में। और मामला ये है कि अब सारी ताकत आपके पास है, तो पकड़े उस्मान बुज़दार को, पकड़े फराह खान को, और केस बनाए बुशरा बीबी पे उस करप्शन का जिसको पकड़ा था आसिम मुनीर साहब ने, और उनके पास कोई फाइल थी। क्या आज तक वो फाइल सामने आई? नहीं। क्या आज तक उस फाइल के कोई इल्ज़ामात प्रैक्टिकली सामने आए? नहीं। इल्ज़ाम क्या था कि ये लोग कोई अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, जिसमें ये अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसा वसूल करते हैं। भाई, वो जो पैसा वसूल किया, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। तो वो जो अफसरान रिश्वत देकर अपनी ट्रांसफ़रें ले रहे थे या अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे थे, वो अफसरान किधर है? उनमें से कितने गिरफ्तार किए आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद? 1, 2, 10, 20? कोई भी, एक भी नहीं। उस्मान बुज़दार कहाँ पे है? वो गर्मियाँ आजकल, तो वो आम ठंडे करके खा रहे हैं वहाँ पे दरिया में या स्विमिंग पूल में। तो उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ लेते, उनसे पूछते कि आपने ये करप्शन क्यों की है। फराह खान के खिलाफ कौन सी कोई संजीदा एफर्ट हो रही है? कोई भी नहीं। चले, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो बुशरा बीबी के ऊपर ही केस बना देते कि जनाब ये खातून ने ये पैसा वसूल किया, इस मद में वसूल किया, इस अफसर ने ये पैसा दिया और फलां फलां ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई।
अगर एक फाइल आसिम मुनीर साहब के पास थी तो वो फाइल आज कहां पे है? ये सारी ऐसा लगता है कि एक कहानी है। अगर ये सच होता तो आज ये चीजें हमारे सामने होती। आज ये चीजें जो है ना, वो इतने सारे इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। ये अजीबोगरीब किस्म के भोंडे मुकदमात बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। फिर तो सिंपल ये होता, तोशा खाना का केस बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तोशा खाना में तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो माजी के वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो मौजूदा, उस सबके घरों में सामान गया हुआ तोशा खाना का। ये कोई अनोखी खातून अव्वल तो नहीं थी कि इसके घर में क्यों चला गया। सबके घरों में जाता रहा, या तो सारों को पकड़ के अंदर कर दो। तो ये भोंडे केसेस बनाने की जरूरत तब पड़ी जब कुछ और था नहीं। अगर तो आसिम मुनीर साहब के पास कुछ होता तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर आज केसेस बनाते, अगर वो सॉलिड होता। मैंने आपको पहले भी वो माजी में बात बता दी हुई है कि जनरल बाजुआ इमरान खान साहब के पास गए थे कि आसिम मुनीर साहब के साथ फलां प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, तो हमें डीजी आईएसआई तब्दील करना है। तो जनरल बाजुआ की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने डीजी आईएसआई तब्दील किया, और जनरल बाजुआ ने ऑप्शन देने थे कि जनाब इसको लगा दो। तो आपको तो पता है कि फैज हमीद साहब उस वक्त जनरल बाजुआ को भी पसंद थे, इमरान खान साहब को भी पसंद थे, तो वो आकर लग गए डीजी आईएसआई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल फैज का किरदार बड़ा घटिया रहा है, बड़ी घटिया हरकतें उस आदमी ने की है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जनरल फैज को किसी भी करप्शन के ऊपर सजा ना दी जाए, उसको सियासत में मुदाखलत पे निशान इबरत बनाया जाए अगर बनाना है तो। करप्शन तो जनाब करते रहते हैं लोग, बेशुमार लोग पाकिस्तान में करप्शन करते हैं। ये आइंदा भी करते रहेंगे। असल सजा देनी चाहिए इन जर्नैलों को कि इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। निशाने इबरत बनना चाहिए जनरल फैज हमीद को भी, और आज भी जो सियासत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कल ये सारे भी निशाने इबरत बनेंगे, और जरूर बनेंगे। और ये कौम ये होता हुआ देखेगी, आज नहीं तो कल ये होगा। नाज़रीन, ये जुल्फी बुखारी साहब ने तस्दीक कर दी कि जनाब बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, तो खबर की तस्दीक तो होगी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात करने में बड़ी देर लगा दी। उन्हें भी ये बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी उन्हें ये बात बता देनी चाहिए थी कि जनाब क्या वजह क्या है, आसिम मुनीर साहब को क्यों गुस्सा है उनकी अहलिया पे, तो ये बात वो पहले करते। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब की जो हेयरिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, टॉम लैंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेयरिंग को रुकवाने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान से कोशिश की गई, और ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से की गई। हत्ता कि यह भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को रोका जाए, कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका दिया जाए, यह भी हुआ। और कुछ ऐसे लोग जो वहां जाकर बोलना चाहते थे, जो खुद विक्टिम है, जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन लोगों को बाकायदा पहले इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी वहां पे आएंगे और आकर आप कांग्रेस के अंदर बताएंगे कि आपके साथ क्या जुल्म और जबर हुआ है। फिर उन सारे लोगों का मौका भी छीन लिया गया। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब का मौका नहीं छीन सके, उन्होंने जाकर बात की, इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात की, जो जेल में उन पर और उनकी अहलिया पर सख्तियां हो रही हैं उन पर बात की, जो दीगर कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कैसे रहनुमा अभी भी जेलों में है, उसके बारे में बात की, जो लोग इंतखाबी धांधलियों में मुलव्वस हैं उस पर बात की, इंतखाबी निशान छीनने पर बात की, और फिर किस तरह फॉर्म 47 जाली जारी किए गए उस पर बात की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। जुल्फी बुखारी ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने पर बात की, जबरी गुमशुदगियों के मामलों के ऊपर बात की, मीडिया पर जो पाबंदियां और सेंसरशिप पाकिस्तान में लगी हुई है इस पर भी बात की। इन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जिन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ गया उनके बारे में बताया, जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया उनके बारे में बताया। फिर जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, इस पर मायूसी भी हुई पाकिस्तानी कौम को। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये जुल्फी बुखारी साहब ने, और बहुत सारी और डिटेल मैं सारी तो आपको बता नहीं सकता, ये बाकायदा वो पढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और ये भी रुकनी नहीं है। आने वाले दिनों में और भी कुछ हेयरिंग्स आ रही हैं जिनमें जुल्फी बुखारी और उनकी टीम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कुछ और लोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये लंबी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक धड़ा है जो पाकिस्तान में मौजूद है, और ये बड़े ताकतवर लोग हैं, अहम पोजीशनों पे इस वक्त मौजूद हैं, चाहे पार्टी के ओहदे हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इनके पास है। तो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील पक चुकी है और अब वो डील तैयार हो जानी चाहिए। कुछ दिन पहले एक छोटी सी डील हुई भी है और वो डील बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाएगी और आपके सामने भी आ जाएगी कि कौन सी डील हुई, किसने डील की। लेकिन इमरान खान साहब की एक बहुत ही करीबी साथी हैं, बहुत ही करीबी, पॉलिटिकल पल छोड़ दें आप, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन
ये जल्दी आपको पता चल जाएगा कि एक डील बिल्कुल माजी करीब के अंदर हुई है। अच्छा नाज़रीन, अब एक और चीज मैं आपके साथ यहां शेयर कर दूं कि पूरा वस्ती पंजाब इस वक्त डूब रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है, पंजाब डूबना शुरू हो जाता है और लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रही है। पहले ये लोग काम कर रहे होते थे, बारिशें आने से पहले बंदोबस्त करते थे, बंद देख लेते थे, पानी के रास्ते देख लेते थे और कोशिश की जाती थी कि बारिशों में नुकसान कम हो। इस मरतबा जो टिकटॉकर हुकूमत है जाली फार्म 47 की, इन्हें पता है कि अवाम वोट दे या ना दे, हमने तो इक्तदार में आना है, क्योंकि हम तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आए हैं और ऐसे ही हम लास्टिक की शलवारें पहन के बार बार इक्तदार में आ जाएंगे। लिहाजा इन्हें परवाही नहीं है और अवाम डूब रही है। अब जो बंदा गिला शिकवा करता है उसको उठा के अंदर डाल देते हैं और कह ये रहे हैं कि अमेरिका में भी सैलाब आया, बाकी दुनिया में भी सैलाब आए, बड़े बड़े मुल्कों की मिसालें दे रहे हो। भाई वहां पे सैलाब आए हैं, ये रूटीन की बारिशें हैं जिनके अंदर पूरे के पूरे शहर डूब गए हैं। रूटीन की बारिशों को वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो घास भी नहीं डालते। और दूसरी बात यह है कि वहां पे अगर ज्यादा बारिशें हो जाए और पानी खड़ा हो जाए तो कोई लंबे बूट पहन के यूं करके खड़ा नहीं हो जाता। वहां पे कोई उसके ऊपर अपनी तशहीरी मुहिम नहीं चला देता, वहां पे कोई शुएब को फोन नहीं कर रहा होता, ऊंची सड़कों पे फिर के अपनी पब्लिसिटी नहीं करवा रहा होता, सहाफियों के टोले को अपनी मनपसंद को लेकर कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए वहां पे तनकीद भी उस तरह से नहीं होती। दूसरा, वहां पे कोई भी आफत आ जाए उसके बाद जो रिस्पांस है गवर्नमेंट का या इदारों का वो ऐसा शानदार होता है कि वहां के लोग कहते हैं जी ठीक है हमारा नुकसान हुआ, पूरा हो गया। मुझे बताया ना पाकिस्तान में कितने लोगों की गाड़ियां डूब जाती हैं, कभी आज तक किसी एक का भी नुकसान पूरा हुआ? इंश्योरेंस का पाकिस्तान में सिस्टम है नहीं, कानून पाकिस्तान में अजीबोगरीब बनाए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर लोग बुरा भला ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, यानी मैं कुछ सहाफियों को और कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें ये हुकूमत या पीडीएम की जमातें नवाजती हैं मैं उन्हें कहता हुआ देख रहा था। यानी कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल अभी भी दुनिया के कुछ ममालिक के मुकाबले में सस्ता है। ये मुवाज़ला तुम लोगों ने उस वक्त तो नहीं किया जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए का था और आलमी मंडी में 125 रुपए का था। उस वक्त तो तुम लोगों ने यह मुवाजना नहीं किया, बेशर्मों की तरह तुम लोग तब कहते थे जी बहुत महंगा हो गया। यह मुवाजना तब करना था ना कि आलमी मंडी के अंदर कितने ममालिक और हैं जहां पे पेट्रोल पाकिस्तान से भी महंगा है, उस वक्त नहीं किया। जब पाकिस्तान में सस्ता था और आलमी मंडी में महंगा था तब मुवाजना नहीं करते थे। अब आलमी मंडी में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा है तो अब ढूंढ के लाते हैं कि फलाना मुल्क ऐसा है जहां पे थोड़ा सा पाकिस्तान से आज भी महंगा है। इनकी बेशर्मी की इंतहा आप चेक करें। अब चीनी के बारे में बरतानिया से मुवाजना किया एक अकाउंट ने कि जनाब बरतानिया में चीनी आज भी पाकिस्तान से महंगी है, या पाकिस्तान में आज भी बरतानिया यानी आज 200 रुपए किलो हो गई है। तो ये वाला मुवाजना इन्हें याद आ गया। लेकिन जब इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो थी तब ये मुवाजना याद नहीं आया था। बरतानिया में तो और भी बेशुमार चीजें, वहां की गवर्नमेंट तो अपने वो शहरी जो काम नहीं कर पाते उन्हें वो पैसा देते हैं हर महीने जिंदगी जीने के लिए, रिहाइश देते हैं उन्हें, पैसा देते हैं उन्हें बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें तो मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त तालीम मिलती है, बेशुमार और चीजें उन्हें मिलती हैं वहां पे। तो उसका तो आप जिक्र नहीं करते। चीनी आपको याद आ गई कि आज भी बरतानिया में पाकिस्तान से महंगी है। तो जब पाकिस्तान में 80 रुपए की थी ना तो बरतानिया में तब भी इसके आसपास ही थी जितने की अब है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह में और बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह में भी बात कर लें आप कि कितना फर्क है। ढिठाई और बेशर्मी के साथ ये लोग जो है वो डिफेंड करते हैं हुकूमत की बेशर्मियों को और हुकूमत की नालायकियों को। और नाज़रीन एक और चीज, इकोनॉमी को काफी सहारा मिल रहा है। ये भी वो कहते हैं कि जनाब ये महंगाई की जा रही है, इससे इकोनॉमी को सहारा मिल रहा है। बिजली महंगी कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी को सहारा मिल रहा है। गैस महंगी कर रहे हैं जी, इकोनॉमी को सहारा मिल रहा है। तो इमरान खान के दौर में वो पैसे क्या बनी गला लेकर जा रहा था? उसके दौर में तो हुकूमत के अखराजात भी कम थे, आज तो हुकूमत के अखराजात भी बहुत ज्यादा है। तो ये बेशर्मी और ढिठाई है हमारे चंद सहाफियों की और ऐसे दानिश्वरों की जो बिला वजह के दानिश्वर बने हुए हैं और उन्हें यह बात समझ भी नहीं आती कि यार लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आप माइक लेकर जाए ना, लोगों से कहे जी महंगाई वाकई कम हुई है, तो देखें लोग आपका मुंह तोड़ देंगे और आपका माइक छीन लेंगे। ये करेंगे लोग। बहरहाल जुनैद अकबर ने नोटिस लिया है चीनी के मामले का और नोटिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठकर लिया क्योंकि वो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के। तो उन्होंने कहा कि हुकूमती फैसले की रोशनी में चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी पर एफबीआर के नोटिफिकेशन का नोटिस लेते हुए एसआरओ पर वजाहत के लिए चेयरमैन एफबीआर को अगले इजलास में तलब कर लिया।
ये जो शुगर माफिया है ना, ये बहुत ताकतवर है। शब्बर जैदी साहब ने कहा था, इमरान खान साहब की टीम का एक दौर में हिस्सा थे, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि ये जो शुगर माफिया है ना, इसके खिलाफ ना पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, ना पीएमएलएन कुछ कर सकती है, ना पीटीआई कुछ कर सकती है, और ना इसके खिलाफ फौज कुछ कर सकती है। ये इतना ताकतवर है, इतनी ताकत है इनके अंदर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने पकड़ा हुआ है जड़ से, और ये माफिया हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपनी जगह बना लेता है, अपने बंदे इंजेक्ट कर देता है कि जनाब कल को वहां प्रॉब्लम होगी तो वहां से आपने ये मामला देख लेना है। और हर जगह पे ये इन्वेस्ट भी करते हैं, खरबों रुपया कमाते हैं तो अरबों रुपया ये इन्वेस्ट भी कर देते हैं, इन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो ये मामला है शुगर माफिया का। अब मसला ये है कि पहले पाकिस्तान से बाहर इन्होंने चीनी भिजवा दी कि यार भेज दो पाकिस्तान से बाहर, हमारे पास इजाफी चीनी है। तब पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था, सहाफी कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे यार दाम भेजो, हमें जरूरत पड़ेगी। अब जब हमें जरूरत पड़ गई है तो चीनी यहां पे बहुत महंगी हो गई है, माफिया पैसा बना रहा है, धड़ाधड़ पैसा बन रहा है, और अब बाहर से चीनी इंपोर्ट कर दिए दोबारा कि जनाब फिर ले आओ, और उसके ऊपर टैक्स भी छोड़ दिए ताकि माफिया फिर पैसा कमा ले हर चीज के अंदर। और आईएमएफ इनके गले पड़ गया इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है, पहले आपने चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी, अब आप कह रहे हैं चीनी पाकिस्तान वापस लानी और टैक्स भी आपने नहीं लेने, टैक्स भी आपने छोड़ देने। ये कौन सी आपकी फूड इमरजेंसी लगी हुई है पाकिस्तान में? तो इनके अजीबोगरीब हरकतों से आईएमएफ भी परेशान हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। नादरीन, अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और गंडापुर साहब ने कहा कि गरीब का चालान मत करो, बड़ी गाड़ी वाले को तुन कर रखो। ये बड़ी जबरदस्त सोच है कि गरीब आदमी जो है वो कमजोर है बेचारा, वो पता नहीं किस सोच में जा रहा है, लोग बहुत परेशान है, बेचारों को खाने के लाले पड़े हुए, महंगाई इतनी है, उसका जब आप चालान कर देते हैं ना तो उसका सारा बजट ही मुतासिर हो जाता है। तो गरीब का चालान मत करो, बड़ी गाड़ी वाला जो है उसको तुन कर रखो। बड़ी गाड़ी वाले को तो आपने टिकट दे दिया गंडापुर साहब। ये सोच आप सिर्फ लोगों को बताने के लिए, तकरीर करने के लिए। जो आपके गरीब कारकुन थे, जो ऐसे कारकुन जिनके लिए आज भी पेशावर के अंदर एहतजाज हुआ और कारकुनों ने कहा ये इनका हक बनता था, इन्हें टिकट मिलना चाहिए था, उनको हटाकर आपने मिर्जा अफरीदी को टिकट दे दिया। ये फैसला अगर इमरान खान का भी है तो गलत फैसला है ना। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान या उसके नजरिए के लिए कुर्बानियां दे आम वर्कर, आम आदमी, मारे खाए आम आदमी, मारे खाए बेचारे उसके पुराने साथी, और एक सरमाएदार आए और आकर टिकट लेकर चला जाए। तो ये तो वही मामला हो गया ना कि गरीब को कुछ नहीं कहना, अपने अमीर को तुन के रखो। ये कहने की बातें हैं सिर्फ, फिर ये तो जबानी कलामी बातें हैं। एक्चुअली तो अमीर को और सरमाएदार को आप सलाम पेश करते हैं टिकट समेत। नाज़रीन, कलात में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो भी रिपोर्ट हुआ है। थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक मुसाफिर बस पे फायरिंग हुई है, एक मरतबा फिर अफसोसनाक इंसिडेंट, और ये दहशतगर्दी के वाकयात रुकने नहीं पा रहे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नाकामी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन वाकयात को हर हाल में रोकना चाहिए। मुसाफिर बस के ऊपर फायरिंग हुई है, 3 लोग उसमें शहीद हो गए और 5 लोग उसमें जख्मी हो गए हैं। बड़े ही दिलखराश मनाजिर थे जब मैं ये देख रहा था, बड़ा अफसोसनाक मामला है। नाज़रीन, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी ये मजीद खुलकर सामने आ गई है, और शाकिर एवान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस सारे मामले को उठाया और बड़े पैमाने पर इस मामले को उठाया। 9 मई के मरकजी गवाह हसाम अफजल अदालत के सामने एक्सपोज हो गए, और ये एक वकील हैं बुरहान मुअज्जम मलिक। उनकी दरखास्त पर काफ़ी दिनों की लेतोलाल के बाद बिलाखिर पुलिस रोजनामचा अदालत के सामने पेश किया गया। रोजनामचे में पेजेस फाड़ फाड़ कर इंतहा की टेम्परिंग की गई थी। यानी जो रोजनामचा पेश किया गया उसमें सफ़े फाड़े हुए थे। भाई ये बच्चे थोड़ी रोजनामचा बनाते हैं, या पुलिस स्टेशन में शाम के वक्त बच्चे खेलने आ जाते हैं, जब वो सफ़े फाड़ देते हैं, जहाज बना के उड़ा देते हैं। ये पुलिस का रोजनामचा है, इसको तो बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। तो सफ़े फाड़े हुए थे, टेम्परिंग की हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ जाता है। ऐसा ही हुआ। रोजनामचा में मरकजी गवाह हसाम अफजल की उस रोज ना सिर्फ छुट्टी दर्ज थी, बल्कि साथ ही एसएचओ की जानिब से यह नोट भी लिखा हुआ था कि यह छुट्टियां करने का आदी है ये बंदा। अब इसकी थाने में वापसी तब होगी जब ये एसपी साहब के सामने पेश होगा। अंदाजा करें आप। अब इस पर नईम हैदर पंजुता साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम गवाह है और इसकी वजह से इमरान खान जेल में है, कि ये जमान पार्क में गया था और जाकर इसने खुफिया मिशन के ऊपर 9 मई के बारे में सारी साजिश और सारा मंसूबा इसने खुद देखा था। ये बंदा तो उस दिन छुट्टी पे था और इसके बारे में बाकायदा रोजनामचे में लिखा हुआ है। ये वैसे अल्लाह ताला कैसा मेहरबान है, कैसे अल्लाह ताला मदद करता है कि जिस बंदे पे पूरा मुकदमा खड़ा है, जो बंदा जाता है जाके खुफिया तरीके से इमरान खान साहब का सारा मंसूबा सुनता है
और आकर गवाह बन जाता है। जिस तारीख को वो ये सारा कुछ करता है उस तारीख को बंदा ही छुट्टी पे है, और ना सिर्फ छुट्टी पे है बल्कि एसएचओ ने वहां लिखा हुआ है, एसएचओ ने लिखा हुआ है कि ये बड़ा आदी मुजरिम है, ये बहुत छुट्टियां करता है, एसपी के सामने पेश होगा तो इसको वापस नौकरी पे आने की इजाजत दी जाएगी, ये वापस ज्वाइन करेगा। अब आप अंदाजा करें। और ऐसे ही गवाहों के बयानों को बुनियाद बनाकर नईम हैदर पंजूथा के मुताबिक इमरान खान की जमानतें खारिज की गई हैं। यह है नाजरीन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, और ये केसेस बनाए गए हैं भोंडे किस्म के इमरान खान के खिलाफ। नाजरीन एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी और सिविल सोसाइटी के ज़रिए तमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज शुरू हो गया है। वहाँ पे एक आर्जी तौर पे कैंप लग गया है, वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर बेचारे बैठे हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि सिर्फ जाकर इन्हें देखें आप, इन बच्चियों को, ये जो माएँ वहाँ पे मौजूद हैं, जो बाप वहाँ पे मौजूद हैं, जो बहनें वहाँ पे मौजूद हैं, जाकर सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी एक नज़र इन्हें देखें आप। ये सिर्फ अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। ये इतना ही कहते हैं कि अगर हमारे प्यारों ने कोई जुर्म किया है तो आप उन्हें अदालत में पेश कर दें। आप जबरी तौर पे उन्हें गुमशुदा या लापता नहीं कर सकते। आप किसी की सांसों के मालिक नहीं बन सकते। आप ये तकलीफ नहीं दे सकते पूरे कुंबे को कि एक आदमी गायब ही हो गया बिल्कुल दुनिया से, उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो बंदा गया किधर। ये आप नहीं कर सकते। दहशतगर्दी तो बलूचिस्तान में अभी भी हो रही है, और अगर ये लोग दहशतगर्द हैं तो इन्हें अदालतों में पेश करें, कानून के कटहरे के अंदर लेकर आए ना, ताकि पता चले किसने क्या किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये लोगों को गायब तब किया जाता है, और उन लोगों को नॉर्मली गायब किया जाता है जो लोग नजरियाती लोग होते हैं, जो अपने नजरिए के ऊपर कारबंद होते हैं, जो बात नहीं सुन रहे होते। नॉर्मली उन्हें गायब किया जाता है। दहशतगर्दों को तो मार दिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।